दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को देखने वाले हैं, इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स और कहानी आपको हैरान कर देगी। सीरीज की शुरुआत मिन से होती है, जो हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जिसकी स्कूल लाइफ नरक जैसी है। स्कूल जाते समय वह यह भी चाहता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वह कोमा में चला जाए, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ही वह जागता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि उसकी जिंदगी इतनी बुरी क्यों है। उसका क्लासमेट सूक बिल्डिंग की छत पर खड़ा होता है, फिर अचानक कूद जाता है। मिन को याद आता है कि बात उस पॉइंट तक कैसे पहुंची। कुछ समय पहले स्कूल के बुलीज ने सूक को आउटकास्ट स्टिक दी थी। जिसके हाथ में वह स्टिक होती थी, वह स्कूल का ऑफिशियल आउटकास्ट बन जाता था। वह इंसान जिसका सब मजाक उड़ाते और बेइज्जत करते थे। बदकिस्मती से मिन उनका सामना करने से बहुत डरता था। इतने लंबे समय तक उनके हाथों परेशान होने के बाद उसे राहत मिली कि कोई और उनका टारगेट बन गया था। फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने सूक पर हमला क्यों किया। इससे पहले क्लास का सबसे असरदार स्टूडेंट येओन एक लेक्चर वीडियो देख रहा था, जबकि टीचर वही लेसन समझा रही थी। सिंपल एटीट्यूड के तौर पर उसने उससे कहा कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह पढ़ा रही थी। बदतमीज स्टूडेंट ने जवाब दिया कि उसकी बात बहुत बुरी थी और उसे बेइज्जत करने लगा। उसी पल सूक आखिरकार भड़क गया और उसे मुक्का मारा और कहा कि अब बहुत हो गया। इस वजह से पुलिस ने सूक को अपना नया शिकार बना लिया। मिन सब कुछ देख रहा था, लेकिन कोई एतराज नहीं कर सका। जब उसने टीचर्स को इस बारे में बताने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वे खुद भी डरे हुए थे। 2 साल पहले दूसरे स्कूल में एक टीचर को एक स्टूडेंट ने मार डाला था। यह महसूस करते हुए कि उसके और सूक जैसे स्टूडेंट्स को कोई नहीं बचाएगा, मिन ने सारी उम्मीद खो दी। सूक भी इस सच्चाई को समझ गया था, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। बाद में पुलिस जांच करने आई। पहली बार मिन को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई कि उसकी तकलीफ आखिरकार खत्म हो सकती है। पुलिस ने जल्दी ही उस उम्मीद को तोड़ दिया और उससे कहा कि पुलिस कभी कुछ नहीं करेगी, और वे सही थे। केस बंद कर दिया गया और मिन को स्कूल से निकाले गए स्टूडेंट की अपनी भूमिका में वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। उसने वह करने की भी कोशिश की जो सूक ने किया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। बाद में क्लास में लौटते समय एक और बदमाश ने बिना किसी वजह के उसे पीटना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह कोई बीच में नहीं आया। फिर अचानक एक आदमी आया और उसने बदमाश को धक्का देकर भगा दिया। सब हैरान रह गए। बदमाश वापस लड़ने के लिए उठा, लेकिन उस आदमी ने उसे और भी जोर से पीटा और कहा, थोड़ी इस दिखाओ बच्चे, मैं तुमसे बड़ा हूं। ह्यून और उसके गैंग ने जानना चाहा कि वह कौन है। उस आदमी ने खुद को नया टीचर बताया। ह्यून ने तुरंत विरोध किया, यह कहते हुए कि टीचर को स्टूडेंट्स को मारने की इजाजत नहीं है, और सभी को इस घटना को फिल्माने का ऑर्डर दिया। एक और बदमाश ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या टीचर, अब जब कैमरे चल रहे हैं तो तुम मुझे नहीं मार सकते? उस आदमी ने शांति से जवाब दिया, तुमने ही कहा था, और फिर भी उसे कैमरों के सामने मारा। सब पूरी तरह से हैरान थे। प्रिंसिपल भी उससे पूछताछ करने आए। उस आदमी ने खुद को ऑफिस ऑफ एजुकेशनल प्रोटेक्शन का इंस्पेक्टर बताया, जो एक नई बनी सरकारी संस्था है जो उन स्टूडेंट्स से निपटने के लिए बनाई गई है जिन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उनके क्लासमेट बदमाशी से मर रहे हैं, और उन स्कूलों के लिए जो ऐसी घटनाओं को छिपाते हैं। प्रिंसिपल ने जोर दिया कि किसी को भी स्टूडेंट्स को मारने की इजाजत नहीं है। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि उनके ऑफिस में जब बातें काफी नहीं होती तो फिजिकल डिसिप्लिन की इजाजत है। प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस ले गए और समझाया कि उनके तरीके वहां काम नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पावरफुल परिवारों से आते हैं। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि वह सुक की क्लास को संभालना चाहता है, वही क्लास जिसमें वे पावरफुल स्टूडेंट्स थे। उन्होंने उसे ह्यून के बारे में चेतावनी दी, जिसके पिता नेशनल पार्टी में एक बड़े आदमी थे। इंस्पेक्टर बस मुस्कुराया और कहा, तब वह मेरा फेवरेट स्टूडेंट होगा। जब वह क्लासरूम में घुसा तो पुलिस को तुरंत एहसास हो गया कि वे मुसीबत में हैं। उसने अटेंडेंस लेना शुरू किया जब तक कि वह सुक का नाम नहीं ले लिया। फिर उसने सबसे पूछा कि क्या उन्हें पता है कि सुक की मौत क्यों हुई। एक स्टूडेंट ने मजाक में जवाब दिया कि सुक स्कूल में फेल होने को बर्दाश्त नहीं कर सका और बेवकूफी में उसने खुद को मार डाला। इंस्पेक्टर ने तुरंत उसे पकड़ा और पूरी क्लास के सामने मारा। अपने क्लासमेट के मरने के बाद भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं होता? जब उसने देखा कि वे कम से कम थोड़ा अनकंफर्टेबल हैं, तो उसने सभी को पुशअप्स करने का ऑर्डर दिया। ह्यून ने उनसे बैठे रहने को कहा। इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दोहराया। कोई हिला नहीं। ह्यून मुस्कुराया और बोला, लगता है वे तुमसे ज्यादा मुझसे डरते हैं। इंस्पेक्टर ने ह्यून का सिर पकड़ा और उसकी डेस्क पर पटक दिया। चलो, मुझे अपनी हिम्मत दिखाओ। पुशअप्स करना शुरू करो। डरे हुए ह्यून ने बात मान ली। बाकी लोग जल्दी से पीछे हो गए। लंच टाइम में ह्यून ने एक बार फिर दूसरे स्टूडेंट्स को धमकाया और लाइन में पीछे हट गया।
इंस्पेक्टर ने उसे रोका और कहा, क्या तुम हर काम में इतने बेचारे हो? अगर तुम्हें खाना चाहिए तो लाइन में सबसे पीछे जाओ। ह्यून ने उसे नजरअंदाज किया, जबरदस्ती खाना लिया और फेंक दिया। इंस्पेक्टर ने उसे लात मारी और कहा, सॉरी बच्चे, मैं किसी को भी खाने की बेइज्जती करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर और भी बड़ा झटका लगा। इंस्पेक्टर सीधे ह्यून के घर गया। वह ह्यून के पिता रयू से मिला और उससे साफ साफ कहा, मैं तुम्हारे बेटे को ले जा रहा हूं। क्योंकि तुमने उसे कभी ठीक से पाला नहीं, इसलिए वह अपने दोस्तों का काम खत्म करने में मदद कर सकता है। रयू उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया और उसे दखल न देने की चेतावनी दी। इंस्पेक्टर ने बस जवाब दिया, मुझे पछतावा कराओ। फिर ह्यून को कान पकड़कर घसीटा और बाथरूम साफ करने के लिए मजबूर किया। इंस्पेक्टर को फंसाने के लिए ह्यून ने अपना सिर किसी चीज से टकराया और अपने पिता को बुलाया। इंस्पेक्टर ने यह कहते हुए बात टाल दी, तुम्हारे बेवकूफ बेटे ने खुद को चोट पहुंचाई, इसमें मेरी क्या गलती है? इस बीच ह्यून हमेशा की तरह मिन को परेशान करता रहा। जब इंस्पेक्टर को इसके बारे में पता चला तो उसने मिन से कहा कि अगर वह अपना बचाव नहीं कर सकता तो भाग जाना ठीक है। फिर उसने उसे हर दिन दौड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने साथ में डिनर किया। इंस्पेक्टर ने उसके माता पिता को बताने का सुझाव दिया। मिन ने बताया कि उसके माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते थे। इंस्पेक्टर ने उससे कहा कि वह इसके बजाय भरोसेमंद बड़ों पर भरोसा कर सकता है। पहली बार मिन को उम्मीद दिखी। ह्यून के पिता रयू की बात करें तो वह सीधे शिक्षा मंत्री के पास गए। उन्होंने चेतावनी दी कि वह और दूसरे असरदार माता पिता चुप नहीं रहेंगे और एजुकेशनल प्रोटेक्शन ऑफिस को बंद करने की मांग की। फिर वह अपने आने वाले चुनाव कैंपेन से जुड़ी एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गए। लेकिन जब वह पहुंचे तो उन्होंने खुद को रिपोर्टरों से घिरा पाया जो उनके रिश्वतखोरी के स्कैंडल और औरतों के साथ अफेयर्स का खुलासा कर रहे थे। छिपने की कोशिश करते हुए वह एक हॉल में घुसे और मंत्री को अंदर इंतजार करते हुए पाया। मंत्री ने बताया कि उन्होंने सब कुछ अरेंज कर दिया था। जब रयू ने जानना चाहा कि क्यों, तो मंत्री ने बताया कि उन्होंने इस ऑफिस को तैयार करने में 2 साल लगाए हैं और जो कोई भी इसका विरोध करेगा उसका यही हश्र होगा। रयू ने कहा कि कई नेता उनसे भी बुरे हैं। मंत्री ने जवाब दिया, तुम टारगेट नहीं हो, तुम्हारा बेटा है। जब तुम गिरते हो तो तुम्हारा बेटा भी गिरता है। इसके तुरंत बाद रयू को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल में ह्यून बुलिंग का नया टारगेट बन गया। स्टूडेंट्स ने उसे आउटकास्ट स्टिक थमा दी। हद पार करके उसने उन सबको जिंदा जलाने का फैसला किया। जब इंस्पेक्टर आया तो वह उसके सामने सिगरेट पीता हुआ खड़ा था। ह्यून घबरा गया क्योंकि उसके चारों ओर पहले ही पेट्रोल डाला जा चुका था। उसने इंस्पेक्टर से लाइटर बुझाने की गुजारिश की। इसके बजाय इंस्पेक्टर ने उसे फेंककर और भी डरा दिया। ह्यून आग से भागा, रहम की भीख मांगता रहा। तभी इंस्पेक्टर ने आग बुझाई। उसने ह्यून को याद दिलाया कि सूक भी मौत से डरता था। लेकिन क्योंकि ह्यून ने बदमाशी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, इसलिए सूक के पास कोई और रास्ता नहीं था। ह्यून कितना भी पछतावा करे, सूक कभी वापस नहीं आएगा। उसे हमेशा उस गिल्ट के साथ जीना होगा। फिर हम देखते हैं कि असल में क्या हुआ था। जब ह्यून ने सूक को धमकाया तो सूक चुप रहने से मना कर दिया। वह अपने पिता को स्कूल ले आया और प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया। ह्यून के पिता के असर की वजह से कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने सूक के पिता को उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने की सलाह दी। उन्होंने पिता की नौकरी भी बर्बाद कर दी। परेशान होकर सूक ने ह्यून से अपने पिता को छोड़ने की गुजारिश की और कुछ भी करने का वादा किया। ह्यून ने बेरुखी से जवाब दिया, सिंपल, खुद को मार डालो। दुख की बात है कि सूक ने ठीक वैसा ही किया। अब ह्यून आखिरकार फूट फूट कर रोने लगता है। यह असली पछतावा है या सिर्फ डर, यह साफ नहीं है। इसके तुरंत बाद जब सूक का केस फिर से खोला जाता है तो ह्यून और दूसरे गुंडों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार उन्हें इंसाफ मिलेगा। इंस्पेक्टर बाद में एक लड़की की कब्र पर जाता है जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी। मिनिस्टर भी वही हैं। दोनों आदमी अभी भी उसकी मौत का दुख मना रहे हैं। फिर पब्लिक की राय एजुकेशनल प्रोटेक्शन ऑफिस के खिलाफ हो जाती है। कई लोग तर्क देते हैं कि किसी भी सरकारी ऑफिस को स्टूडेंट्स को मारने का अधिकार नहीं होना चाहिए। रिपोर्टर मिनिस्टर पर हमला करते हैं और पूछते हैं कि इस सब में ह्यूमन राइट्स कहाँ फिट होते हैं। मिनिस्टर गुस्सा हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं? बुलिंग के कारण हर दिन स्टूडेंट्स मर रहे हैं। टीचर डरे हुए हैं। कई स्टूडेंट्स प्राइवेट एकेडमी में जाने से पहले सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए स्कूल आते हैं। मैं ट्यूशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय के तौर पर यह हमारी ड्यूटी है कि हम स्टूडेंट्स को एक सुरक्षित माहौल दें, भले ही इसके लिए जबरदस्ती करनी पड़े। वह आगे कहते हैं कि आज के स्टूडेंट्स पहले जैसे नहीं रहे। कुछ गैंग में शामिल हैं। जो कोई भी पढ़ाई के रास्ते में आएगा
उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। गैंग का मामला बहुत असली निकलता है। बाद में हम खान नाम के एक टेक्निकल स्कूल में ट्रांसफर होने वाले एक नए स्टूडेंट से मिलते हैं। स्कूल पढ़ाई की जगह से ज्यादा एक खाली बिल्डिंग जैसा दिखता है। आखिर में उसे एक और स्टूडेंट दिखता है, लेकिन वह लड़का तुरंत उस पर हमला करने की कोशिश करता है। डरा हुआ नया स्टूडेंट उसे बचाने के लिए पैसे देता है। स्टूडेंट को उस पर तरस आता है और वह उसे चेतावनी देता है कि यह स्कूल किसी और स्कूल जैसा नहीं है। नया स्टूडेंट और भी डर जाता है। जब वह क्लासरूम में घुसता है और अपना परिचय देता है तो हर कोई गैंग के सदस्यों जैसा दिखता है। वह चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी किताब खोल भी पाता, बाकी लोग उसे गिरा देते हैं। फिर वे सब टीचर से कहते हैं कि वे अपनी किताबें भूल गए हैं। टीचर पूरी तरह से उम्मीद खो देता है और चला जाता है। स्टूडेंट्स तुरंत हथियार उठा लेते हैं और एक दूसरे की नकल करने लगते हैं। वे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां एक स्टूडेंट चाहता है कि डिजाइन डिपार्टमेंट का कोई आदमी उसकी छाती पर टैटू बनवाए। इस बीच पहला डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लड़ने लगता है, एक दूसरे को बुरी तरह पीटता है। नए स्टूडेंट बॉन को कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। उसका अकेला शांत क्लासमेट जो बताता है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट अपने लीडर का ध्यान खींचने के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। बॉन पूछता है कि वह लीडर कौन है। उसी समय प्रिंसिपल इंस्पेक्टर को सिचुएशन समझाता है। लीडर ह्यूक नाम का एक स्टूडेंट है। हालांकि वह बहुत कम स्कूल जाता है, लेकिन वह स्कूल के बाहर एक गैंग से जुड़ा है। उसका सोशल मीडिया लग्जरी ब्रांड्स, पैसे, शराब और वाइल्ड पार्टियों से भरा पड़ा है। स्टूडेंट्स उसका ध्यान खींचने के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। एक दिन ह्यूक अचानक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड को मैसेज भेजता है, जिसमें कहता है कि वह उससे मिलना चाहता है। लड़ाई तुरंत रुक जाती है। ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट का लीडर जलता है और अपने ही फॉलोअर्स को पीटना शुरू कर देता है। वह बॉन और जो को एक दूसरे से लड़ने के लिए भी मजबूर करता है। जो चुपचाप बॉन से नाटक करने को कहता है। बॉन ठीक वैसा ही करता है। इसके बाद जो को हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है और वह उनका पर्सनल पंचिंग बैग बन जाता है। वे उसे पीटकर और अपने हमलों को रेट करके अपनी ताकत मापने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। यह शब्दों से परे अपमानजनक है। जो सब कुछ सहता है। बाद में घर जाते समय वह थक जाता है। बॉन को उस पर तरस आता है। वह उसका बैग उठाता है और उसे घर तक छोड़ता है। जो उसे रेमन के लिए अंदर बुलाता है। बॉन देखता है कि जो की अपनी माँ के साथ जिंदगी कितनी सिंपल है और उसे एहसास होता है कि जो सच में स्कूल के जरिए अपना भविष्य बनाना चाहता है। अगले दिन बॉन की मुलाकात इंस्पेक्टर से होती है। जब इंस्पेक्टर उसे देखता है तो हमें पता चलता है कि बॉन असल में उसका एक एम्प्लॉय है, स्टूडेंट नहीं। क्योंकि बॉन इतना मासूम दिखता था कि वह बुलिंग का शिकार हो गया, इसलिए इंस्पेक्टर ने उसे स्कूल में चुपके से अपने चश्मे से सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए भेज दिया। अब इंस्पेक्टर उसे एक खतरनाक नया मिशन देता है। सभी स्टूडेंट्स को उकसाओ और उन्हें उसका पीछा करने के लिए मजबूर करो। बॉन उनकी बेइज्जती करता है और भाग जाता है। पूरा स्कूल उसका पीछा करता है जब तक वे एथलेटिक फील्ड तक नहीं पहुंच जाते। जब सब अंदर आ जाते हैं तो इंस्पेक्टर अंदर आता है और गेट बंद कर देता है। वह अपना परिचय देता है। एक स्टूडेंट उसे तुरंत पहचान लेता है। वे शेखी बघाड़ते हैं कि वे आम स्टूडेंट्स नहीं हैं और उन्हें दूसरों की तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर बस पूछता है, तुम्हें ऐसा क्या खास है? वे उस पर झपट पड़ते हैं। एक पल बाद उनमें से हर कोई जमीन पर पड़ा होता है। उसके बाद वे पीटे हुए कुत्तों की तरह उसकी बात मानते हैं। वह एक सख्त नया शेड्यूल लाता है जिसमें उन सभी क्लास की कमी पूरी हो जाती है जो उन्होंने मिस की थी। जब वे एतराज करने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें फिर से पीटता है। फिर वह एक टीचर को बुलाता है जिसे अनुशासन के लेवल पर यकीन नहीं होता। जब वह पूछता है कि उनकी किताबें कहाँ हैं, तो सिर्फ जो के पास एक होती है। इंस्पेक्टर जो को बोर्ड पर लेसन लिखने का ऑर्डर देता है, जबकि बाकी सब उसकी कॉपी करते हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके पास पेन भी नहीं है। इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड को देखता है और कहता है, अच्छा, तुम्हारी उंगली अभी भी काम करती है ना? और वह यह साफ कर देता है कि बहाने अब किसी को नहीं बचाएंगे। उसने अपनी उंगली काट ली और अपने खून से लिखा। फिर उसने एक पेन लिया और लिखना जारी रखा, जबकि बाकी सब लोग पेन उधार लेने के लिए इधर उधर भागे ताकि वे भी लेसन कॉपी कर सकें। 5 मिनट से भी कम समय बाद उन्होंने ऊपर देखा और पाया कि उसने बोर्ड से सब कुछ मिटा दिया था। टाइम खत्म हो गया था। जिसने भी लिखना पूरा नहीं किया उसे पीटा गया। ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट का हेड आखिरकार गुस्से से भड़क गया। यह क्या है? ये क्लास वैसे भी जरूरी नहीं है। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, पता है क्या, तुम सही हो। चलो दोस्तों, चलो कुछ प्रैक्टिकल काम करते हैं।
वह उन सभी को एक कार के पास ले गया और उनसे उसे इंस्पेक्ट करने के लिए कहा। जब उन्होंने मना कर दिया तो उसने दोनों डिपार्टमेंट के लीडर्स को पकड़ा, उन्हें गाड़ी में फेंक दिया और उन्हें एक आसान कंट्रोल्ड राइड पर ले गया, जिससे असली ड्राइविंग स्किल का पता चला। इस वजह से स्टूडेंट्स ने उसकी इज्जत करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से उन दोनों को अभी भी कुछ नहीं पता चला। उन्होंने स्कूल से भागने का फैसला किया और हेयोक से शिकायत की। दिक्कत यह थी कि उन्हें नहीं पता था कि उससे कैसे कांटेक्ट करें। बान को ढूंढते हुए उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे मदद मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। आखिरकार वे हेयोक से मिले और इंस्पेक्टर के बारे में शिकायत की। उस रात जब इंस्पेक्टर ने पूछा कि वे कहाँ गए थे तो वे खुश होकर लौटे। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि इंस्पेक्टर का काम खत्म हो गया है, कि अब हेयोक के शामिल होने के बाद उसके बचे हुए दिन गिनचने रह गए हैं। इसके तुरंत बाद हेयोक अपनी मोटरसाइकिल पर आया और उसने जबरदस्त एंट्री की। सच कहूं तो वह एक स्टूडेंट के हिसाब से बहुत बड़ा लग रहा था। वह निडर था और उसने तुरंत इंस्पेक्टर पर हमला करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने बताया कि उसने जानबूझकर हेयोक को बाहर निकालने के लिए चारा छोड़ा था। पहले तो ऐसा लगा कि हेयोक सच में उसे हरा देगा। वह इंस्पेक्टर को जमीन पर गिराने में भी कामयाब रहा। स्टूडेंट्स को लगा कि सब खत्म हो गया। हेयोक ने गर्व से उनसे कहा, देखो, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बस मुझे बता देना, तुम सब मेरी सुरक्षा में हो। स्टूडेंट्स उसका नाम जपने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर भी जप रहा था। सब लोग स्तब्ध रह गए। फिर इंस्पेक्टर खड़ा हुआ और मजाक करना बंद कर दिया। इस बार उसने हेयोक को जोर से मारा। स्टूडेंट्स डर गए। इस बीच मिनिस्टर एक दूसरे पॉलिटिशियन के साथ मीटिंग में थे। उन्होंने इंस्पेक्टर की बुराई की, यह कहते हुए कि वह ऑफिस के लिए सही नहीं है क्योंकि वह एक पुराना सैनिक था। एक सैनिक का पढ़ाई से क्या लेना देना। मिनिस्टर ने जवाब दिया, आज के स्टूडेंट्स को देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि आम टीचर उन्हें संभाल सकते हैं? ये बच्चे मॉन्स्टर बन गए हैं। अगर हम उन्हें डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो मॉन्स्टर से लड़ सकें। उसी पल हेयोक ने अपने गैंग को फोन किया और बैकअप मांगा। वे तुरंत आ गए। हेयोक को लगा कि वह बच गया। इसके बजाय सब लोग डर के मारे देख रहे थे कि इंस्पेक्टर ने उन्हें भी पूरी तरह कुचल दिया। बाद में उन्होंने उससे रहम की भीख मांगी और बार बार माफी मांगी। इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि वे उससे माफी न मांगे। उसने उनसे जो से माफी मांगने को कहा। जो ने शुरू में ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वह अचानक रोने लगा। उन्होंने उसके साथ जो किया था उससे उसे सच में बहुत दुख हुआ था। इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि अगर उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है तो वे बस स्कूल छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स का समय बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। आपके क्लासमेट्स का समय आपका नहीं है। बाद में मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खान स्कूल की कामयाबियों के बारे में बताया। उन्होंने कई नए नियमों की घोषणा की। अब किसी भी स्टूडेंट को टैटू बनवाने की इजाजत नहीं होगी। जिस किसी के भी टैटू होंगे उन्हें उन्हें हटवाना होगा। कोई भी स्टूडेंट जो गैंग में शामिल होगा उसके साथ एक एडल्ट क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया जाएगा और उसे अब जुवेनाइल कानून के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी। मोटरसाइकिल और स्मोकिंग पर भी रोक लगा दी गई थी। नतीजे काफी अहम थे। खान स्कूल में जिंदगी काफी बेहतर हो गई। पहली बार जो अपने क्लासमेट्स के साथ सच में सीख रहा था। मिनिस्टर और इंस्पेक्टर कामयाबी से खुश थे। फिर बान शिकायत करता हुआ दिखा। वह मुआवजा चाहता था क्योंकि उसने मिशन के दौरान अपना बहुत सारा पैसा खर्च किया था। इधर रिश्वत, उधर खर्चे और बुली होने पर पैसे का नुकसान। रकम बहुत कम थी। दूसरों ने उसकी बात मान ली और कहा कि रिक्वेस्ट फाइल कर दे और उसे उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। उसी समय जिस नेता ने ऑफिस बंद करने की मांग की थी वह पुरानी तस्वीरें देख रहा था। उनमें से एक उस लड़की के अंतिम संस्कार की तस्वीर थी जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी। मंत्री और इंस्पेक्टर वहीं खड़े थे, बहुत दुखी। हमें पता चला कि इंस्पेक्टर की असल में उससे सगाई हो चुकी थी। 2 साल बाद भी वह उसके साथ जो अन्याय हुआ या जिस तरह से उसकी मौत हुई उससे उबर नहीं पाया था। फिर कहानी हमें 2 साल पीछे ले जाती है। इंस्पेक्टर और उसकी मंगेतर साथ घूम रहे थे जब उन्होंने स्टूडेंट्स को सिगरेट पीते देखा। उसने उससे कहा कि दखल न दे, आजकल स्टूडेंट्स डरावने हो गए हैं। उसने जवाब दिया, तो क्या क्या तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे? अगर टीचर स्टूडेंट्स से डरने लगेंगे तो हमारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। वह स्टूडेंट्स के पास गई, उनकी सिगरेट छीन ली और उन्हें सलाह देने की कोशिश की। दुख की बात है कि एक दिन ऐसा आया जब वह उसे बचा नहीं सका। उसके एक स्टूडेंट जो मुसीबत खड़ी करने के लिए बदनाम था ने उसे मार डाला। ट्रायल के दौरान
स्टूडेंट ने कहा कि उसे इस बात का पछतावा है और उसने जोर देकर कहा कि वह उससे सच्चा प्यार करता था। इंस्पेक्टर ने ये बातें सुनी और मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पाया। गुस्से में उसने स्टूडेंट को अपनी कार से कुचलने की कोशिश की। मिनिस्टर ने उसे रोक लिया। तब हमें पता चला कि वह औरत मिनिस्टर की बेटी थी। इंस्पेक्टर के शांत होने के बाद मिनिस्टर ने उससे कहा कि स्टूडेंट को मारने से उसका अपना भविष्य बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसके बजाय उसने शिक्षा मिनिस्टर बनने के बाद एक ऑफिस बनाने का प्लान बनाया, एक ऐसा ऑफिस जो उसकी बेटी जैसे गलत टीचरों के लिए न्याय मांगेगा। अगर इंस्पेक्टर मदद करना चाहता तो वह उसके साथ जुड़ सकता था, और ठीक वैसा ही हुआ। अब पहली बार वे एक गर्ल्स स्कूल में एक केस लेते हैं। केस एक टीचर के इर्द गिर्द घूमता है जिस पर एक स्टूडेंट को परेशान करने का आरोप है। स्टूडेंट ने उस पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो अपलोड किया। कुछ ही समय बाद टीचर ने अपनी जान ले ली। कथित विक्टिम कोई आम स्टूडेंट नहीं थी। वह एक मशहूर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी जिसके 600,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। बॉन मानता है कि वह केस लेने को लेकर परेशान है क्योंकि लड़की बहुत मशहूर है और उन्हें सच में और कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है। मिनिस्टर जवाब देता है, क्या क्या हमें भी डरना चाहिए? क्या यह काफी नहीं है कि एक बेगुनाह टीचर को डराकर मार डाला गया? फिर हमें पता चलता है कि उन्हें क्यों यकीन है कि टीचर बेगुनाह थी। मशहूर लड़की अक्सर क्लास में ध्यान भटकाती थी और लगातार लाइव स्ट्रीमिंग। एक दिन उसके टीचर ने उसका फोन जब्त कर लिया। बदला लेने के लिए उसने एक एडिट किया हुआ वीडियो अपलोड किया जिससे ऐसा लगा कि टीचर किसी दूसरे स्टूडेंट के बाल काट रही है। सबने तुरंत टीचर पर ऑनलाइन हमला कर दिया। जब टीचर से पूछा गया तो उसने बताया कि वह सिर्फ स्टूडेंट की मदद कर रही थी, उसे धमका नहीं रही थी। एक कलीग को छोड़कर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। उस कलीग ने यून के साथ मामला सुलझाने का वादा किया। उसने यून को अपने ऑफिस में बुलाया और बताया कि उसने उसे वीडियो एडिट करते देखा है। वह जानता था कि उसने जानबूझकर टीचर को बुरा दिखाया है। यून ने सब कुछ मना कर दिया। उसने उसे वीडियो डिलीट करने और एक बेहतर इंसान बनने की सलाह दी। वह खास तौर पर इसलिए कंफ्यूज था क्योंकि उसके एकेडमिक रिकॉर्ड से पता चलता था कि वह हमेशा एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है और टीचरों के साथ उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ था। तो अचानक क्या बदल गया था? यून ने बस उसे एक ठंडी मुस्कान दी और चली गई। उसने तुरंत अपने कपड़े और रूपरंग बिगाड़ दिए, एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उस पर हमला करने का झूठा आरोप लगाया। पूरा देश भड़क गया। यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी फोन करके पूछा कि क्या यह सच है। इंटरनेट यूजर्स ने उसकी जांच की, उसकी सारी पर्सनल जानकारी पता की और यह भी पता लगाया कि उसके छोटे बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंसर लगातार उसके घर के बाहर आकर उसे फिल्माने और एक्सपोज करने लगे। वह आदमी यह बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार उसकी मौत हो गई। क्या लोगों ने बाद में दया दिखाई? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग तो उसके फ्यूनरल में भी शामिल हुए ताकि कंटेंट फिल्मा सकें और जोर देकर कहा कि उसकी मौत से वह सब कुछ मिट नहीं गया जो उसने कहा था। जॉन नाम की टीचर बहुत परेशान हो गई और यून से भिड़ गई। उसने उससे सच बताने की गुजारिश की क्योंकि यह नामुमकिन था कि टीचर ने उसे नुकसान पहुंचाया हो। यून फूट फूट कर रोने लगी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? फिर पता चला कि वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। उसने अपने फॉलोअर्स से कहा, ठीक है सब लोग, मैं एक क्लैरिफिकेशन अपलोड करूंगी क्योंकि टीचर मुझे मजबूर कर रही है। पब्लिक भी तुरंत जॉन के खिलाफ हो गई। सिचुएशन को शांत करने के लिए प्रिंसिपल ने यून को अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा कि वह क्या चाहती है। उसने जवाब दिया कि जॉन को उनकी क्लास के लिए पिछले टीचर को की जगह होमरूम टीचर बनना चाहिए। जब जॉन आया तो स्टूडेंट्स को तुरंत शक हो गया। वह जरूर यून के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए यहां आई होगी। उनकी नजर में यून अब विक्टिम थी। यह सब उसके अपने मैनिपुलेशन का नतीजा था। रिपोर्ट खत्म करने के बाद बान ने पूछा कि मिशन में उसका क्या रोल होगा। दूसरों ने मजाक में सुझाव दिया कि वह एक फीमेल स्टूडेंट का भेष बदल ले, बस यह सोचकर कि यह डरावना होगा। सबके हंसने के बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया, उनकी टीम की कोई महिला जाएगी। हम जल्द ही उससे मिलते हैं। उसका नाम हान है। वह अनाड़ी है और चलते समय लगभग गिर जाती है, लेकिन वह जॉन के साथ क्लासरूम में आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। कोई ध्यान नहीं देता। यून हमेशा की तरह लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। जैसे ही वह हान को देखती है वह उसे टारगेट करने का फैसला करती है। वह एक दोस्त से कहती है कि हान से पूछे कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कहाँ करवाई है। शायद वह सबको पहले की एक फोटो भी दिखा सके। बेइज्जती साफ है। हान शांति से जवाब देता है, जरूर स्वीटहार्ट, मैंने ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाई थी, लेकिन तुम लड़कियों को जाहिर है इसकी जरूरत नहीं है। पूरी क्लास हैरान है। फिर हान यून से लाइव स्ट्रीम खत्म करने के लिए कहता है। यून उसे चैलेंज करती है,
तुम खुद उन्हें क्यों नहीं बताती? शब्दों से जवाब देने के बजाय हान उसके हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटक देती है। उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। ठीक है, तुम छोटे बच्चों, अपने फोन दे दो। वह एक डिवाइस का इस्तेमाल करके उन सभी फोन का पता लगाती है जो उन्होंने छिपाए हैं। फिर वह खुद को प्रोटेक्शन ऑफिस की मेंबर बताती है। वह पूरे हॉलवे में सर्विलांस कैमरे लगाने का ऑर्डर देती है और नियम समझाती है। सबसे जरूरी नियम, कोई भी उसका ऑर्डर नहीं मानेगा। उसी समय इंस्पेक्टर टीचरों से अपना परिचय कराता है। वह उनसे कहता है कि जिस किसी को भी स्टूडेंट्स से कोई नुकसान हुआ हो, उसे इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। प्रिंसिपल तुरंत दावा करता है कि उनके स्टूडेंट्स फरिश्ते हैं। इंस्पेक्टर को साफ तौर पर उस पर यकीन नहीं होता। हान लड़कियों को मुश्किल एक्सरसाइज करवाना शुरू कर देता है। बाद में वह इंस्पेक्टर और बान से मिलती है। वे बताते हैं कि उसने भी इंस्पेक्टर के साथ मिलिट्री में काम किया है। बान इम्प्रेस होता है। फिर उसे एहसास होता है कि वह थोड़ी पागल हो सकती है। इंस्पेक्टर भी उसे बताता है कि स्टूडेंट्स के साथ सब कुछ अलाउड है, सिवाय उन्हें मारने के। यह बात बिल्कुल भी भरोसा नहीं जगाती। बाद में हान बान को बताता है कि स्कूल में सबसे खतरनाक जगह कैफेटेरिया है। उसे ब्रेक टाइम में पता चलता है कि वह सही कह रही है। लड़कियां अंदर भागती हैं, डरा धमकाकर जो कुछ भी चाहती हैं उठा लेती हैं और बिना पैसे दिए चली जाती हैं। दिन के आखिर में हान यून और दूसरों को बिना सफाई किए जाने की कोशिश करते हुए पकड़ लेता है। जब वह उन्हें रोकती है तो यून आराम से कहती है कि टीचर जियोन उनके लिए सफाई कर देगी। हान तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसे सफाई करने के लिए मजबूर करता है। अगर आप कोई जगह इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे साफ करते हैं। हम आपके बाद सफाई क्यों करें? अपना काम खत्म करने के बाद हान ऑफिस जाती है। इंस्पेक्टर उसे लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करने और टीचरों को बदनाम करने वाले पोस्ट खोजने के लिए कहता है। हान तुरंत सो जाती है और यह काम बान पर छोड़ देती है। अगले लड़कियां जो कुछ भी हो रहा है उस पर बात करना शुरू कर देती हैं। एक बार फिर वे को और येओन का जिक्र करती हैं। वे मानती हैं कि उन्हें हमेशा से लगता था कि को बेगुनाह है। तभी येओन उनके पीछे आ जाती है। बातचीत तुरंत खत्म हो जाती है। इस बीच जियोन उन वीडियो और फोटो को देखती है जो उसके बारे में पोस्ट किए गए थे। स्टूडेंट्स ने उसके बारे में लगभग सब कुछ लीक कर दिया था, जिसमें उसका घर का पता भी शामिल था। हैरेसमेंट का उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वह स्कूल लाइफ की परेशानियों से बचने के लिए एक प्राइवेट एकेडमी में नौकरी के लिए भी अप्लाई करती है। बदकिस्मती से डायरेक्टर उसे बताता है कि उसकी रेप्यूटेशन पहले ही उन तक पहुंच चुकी है। उसे एहसास होता है कि येओन ने उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। अजीब बात है, उसके बाद येओन उसके साथ प्यार से पेश आने लगती है। पूरी क्लास अचानक ध्यान देने लगती है और इज्जतदार हो जाती है। हान जियोन को चेतावनी देता है कि वह इसके झांसे में न आए। वे तुम्हारी भावनाओं से खेल रहे हैं। उसका शक तब पक्का हो जाता है जब येओन जियोन के पास जाती है और लाइव स्ट्रीम पर साथ आने का सुझाव देती है। मकसद सबको यह दिखाना है कि उनका रिश्ता अब अच्छा है। बदले में जियोन को बस इंस्पेक्शन कमेटी की बुराई करनी है। येओन का कहना है कि बाकी स्टूडेंट्स भी उन्हें पसंद नहीं करते। जियोन आखिरकार उनका असली मकसद समझने लगती है। वह कंफ्यूज हो जाती है। फिर इंस्पेक्टर उससे मिलने आता है और उसे अपनी मंगेतर के बारे में बताता है। वह बताता है कि कैसे उसकी मौत उसके एक स्टूडेंट की वजह से हुई। हमें पता चलता है कि वह तब तक लाइफ सपोर्ट पर रही जब तक वह मिलिट्री सर्विस से वापस नहीं आया और उसकी बाहों में मर गया। फिर वह एक चौंकाने वाला सच बताता है। वे इस स्कूल में कभी नहीं आए क्योंकि को के साथ जो हुआ था। वे इसलिए आए क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने चुपके से मदद मांगने के लिए रिपोर्ट भेजी थी। जब जियोन उन मैसेज को पढ़ती है तो वह बहुत दुखी होती है। अगले दिन वह येओन से साफ साफ कहती है कि वह लाइव स्ट्रीम में हिस्सा नहीं लेगी। इतना ही नहीं, वह येओन को क्लास के सामने एक सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करती है। जब येओन मना करती है तो जियोन उसके हाथ पर रूलर से मारता है। फिर वह क्लास से कहती है कि उसे कमजोर होने के लिए अफसोस है। अब से वह उन्हें ठीक से गाइड करने की कोशिश करेगी। इस घटना से येओन के घमंड को बहुत चोट पहुंची है। वह इसे जाने नहीं दे सकती। जैसे ही वह एक और पोस्ट अपलोड करने वाली होती है, उसे पता चलता है कि उसका पूरा अकाउंट साफ किया जा रहा है। हर पोस्ट गायब हो जाती है। फिर पूरा हैरेसमेंट वीडियो अपलोड हो जाता है। इस बार कोई एडिटिंग नहीं होती। उस बेवकूफ लड़की ने गलती से खुद को एक्टिंग करते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। को की बेगुनाही आखिरकार साबित हो जाती है। हर कोई बात करने लगता है कि येओन कितनी घिनौनी थी और उसने कैसे फेम के लिए एक बेगुनाह आदमी को बर्बाद कर दिया। सब कुछ होने के बावजूद जियोन को अब भी उसकी चिंता होती है। वह उसका हालचाल जानने के लिए हान से भी कांटेक्ट करती है। फिर जियोन की डोरबेल बजती है। यह येओन है। जैसे ही वह अंदर आती है, वह जियोन से कहती है
को के मरने की वजह तुम हो। तुम हर दूसरे टीचर की तरह दोगले हो। अगर लोग मुझे मरना चाहते हैं तो ठीक है, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूं। वह जियोन पर हमला करती है। उसी समय येओन खुद बालकनी से गिरने ही वाली थी। जियोन अचानक उसे बचाने के लिए दौड़ता है। नतीजतन जीन गिर जाती है, लेकिन आखिरी सेकंड में कोई सुपरमैन की तरह आगे कूदता है और उसे पकड़ लेता है और गिरने का असर अपनी जगह ले लेता है। जहां तक येओन की बात है, जब वह ऊपर देखती है तो हान को अपने ठीक सामने खड़ा पाती है, वही इंसान जिसका वह कभी सामना नहीं करना चाहती थी, और उसने खुद को संभाला। हान ने येओन की आंखों में देखा और उससे कहा कि उसे जीते रहना है। उसे अपने किए के साथ और इस बात के साथ जीना होगा कि उसने इतने सारे लोगों को चोट पहुंचाई है। इसके बाद हान नीचे अपने हीरो को देखने गया जिसने जीन को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था। एक बंदर की तरह वह अभी भी नॉर्मल तरीके से घूम रहा था। उसके सिर पर बस मामूली चोट लगी थी और थोड़ा खून बह रहा था। जीन हैरान रह गई। कुछ ही देर बाद मिनिस्टर ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गर्व से ऑफिस की कामयाबियों का ऐलान किया। हालांकि इस बार विरोधी नेता ने पलटवार करने का फैसला किया। उसने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबके सामने बताया कि मिनिस्टर उस टीचर के पिता थे जिसका 2 साल पहले उसके स्टूडेंट ने मर्डर कर दिया था। उसने यह भी बताया कि चोई की उससे सगाई हो चुकी थी और वे अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे। उसके मुताबिक पूरा ऑफिस एक पर्सनल वजह से बनाया गया था, बदला लेने के लिए। उन स्टूडेंट्स से बदला जो आखिर में बच्चे ही थे। यह खबर हर जगह फैल गई। हान ने रिपोर्ट देखी और चोई से पूछा कि क्या वे सच हैं। उसने शांति से हाँ में जवाब दिया। हान ने इसे नजरअंदाज करने और काम पर ध्यान देने की कोशिश की। उसी समय एक नया मामला आया। एक स्टूडेंट ने एक टीचर पर हमला किया था और वह भी कोई ऐसा वैसा टीचर नहीं। यह आदमी बुजुर्ग था, सबका प्यारा था और बहुत इज्जतदार था। जब वे स्कूल पहुंचे तो हान ने देखा कि चोई खुशी से दौड़कर उसका स्वागत करने आया है। बान ने बताया कि टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार करता था और अपने काम में बहुत अच्छा था। स्कूल ज्वाइन करने के बाद से उसने दूसरे इंटरनेशनल स्कूलों के बीच उसकी रैंकिंग बढ़ा दी थी। हान कंफ्यूज था। अगर वह इतना अच्छा टीचर था तो स्टूडेंट ने उस पर हमला क्यों किया? उसने स्टूडेंट से पूछा। हेयून। वह वहां चुपचाप बैठा रहा, लगभग कोई इमोशन नहीं दिखा रहा था, फ्रस्ट्रेट था। हान बान के पास गया। यह बच्चा जर। यह आदमी बुजुर्ग था, सबका प्यारा था और बहुत इज्जतदार था। जब वे स्कूल पहुंचे तो हान ने देखा कि चोई खुशी से दौड़कर उसका स्वागत करने आया है। बान ने बताया कि टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार करता था और अपने काम में बहुत अच्छा था। स्कूल ज्वाइन करने के बाद से उसने दूसरे इंटरनेशनल स्कूलों के बीच उसकी रैंकिंग बढ़ा दी थी। हान कंफ्यूज था। अगर वह इतना अच्छा टीचर था तो स्टूडेंट ने उस पर हमला क्यों किया? उसने स्टूडेंट से पूछा। हेयून। वह वहां चुपचाप बैठा रहा, लगभग कोई इमोशन नहीं दिखा रहा था, फ्रस्ट्रेट था। हान बान के पास गया। यह बच्चा जरूर कोई घमंडी फेलियर होगा। बान ने सिर हिलाया। वह फेलियर नहीं है। असल में वह पूरे स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। हान हैरान रह गई। वह हेयून के पास लौट आई। तुम्हें ऐसे ग्रेड मिल रहे हैं। तुम एक टीचर पर हमला करके अपना भविष्य कैसे बर्बाद कर सकते हो? और वह भी किसी भी टीचर पर नहीं। टीचर चेओल। इस बीच चोई हमेशा की तरह चेओल के साथ बैठकर बातें कर रही थी। उसने पूछा कि ह्यून ने उस पर हमला क्यों किया। चेओल ने बताया कि ह्यून उसके बनाए एक स्पेशल स्टडी ग्रुप में जाता था, लेकिन ह्यून अक्सर क्लास छोड़ देता था और लेसन से खुश नहीं लगता था। चेओल आखिरकार इस मामले पर बात करने के लिए अपने माता पिता से मिलने गया, लेकिन वे अपना रेस्टोरेंट चलाने में बिजी थे, इसलिए उसने उन पर और बोझ नहीं डालना चुना। उसके बाद ह्यून ने अचानक उस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ ह्यून ने आखिरकार हान को कहानी का अपना वर्जन बताया। चेओल बिना किसी साफ वजह के उसके परिवार से मिलने गया था। कुछ ही समय बाद ह्यून की एकेडमी क्लास की ट्यूशन फीस देनी बंद हो गई। फिर उसे पता चला कि उसके माता पिता पैसे की तंगी से गुजर रहे थे क्योंकि किसी ने उनके रेस्टोरेंट के बिल्डिंग वायलेशन की रिपोर्ट कर दी थी। इस वजह से उसे प्राइवेट लेसन लेने पड़े। चायोल ने भी यह देखा और प्राइवेट ट्यूटर का नाम पूछा। इसके तुरंत बाद ट्यूटर ने अचानक ह्यून को बताया कि वह अब उसे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वह अपने भविष्य और यूनिवर्सिटी के प्लान पर ध्यान देना चाहता था। ह्यून के नजरिए से इनमें से कोई भी घटना इत्तेफाक नहीं थी। उसे यकीन था कि चायोल जिम्मेदार है। हान को कहानी भरोसेमंद लगी। गुस्से में उसने चोई का सामना किया। उसने देखा कि वह खुशी खुशी चायोल के वीडियो देख रहा है और उसकी तारीफ कर रहा है। बस बहुत हो गया, वह गुस्से से बोली। शायद वे लोग तुम्हारे बारे में सही कह रहे हैं।
शायद यह ऑफिस सच में सिर्फ स्टूडेंट्स से बदला लेने के लिए है। चोई ने बस उसे देखा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। फिर वह चला गया। इस बीच बान ने स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स की रैंकिंग देखी। जैसा कि उम्मीद थी, ह्यून पहले नंबर पर था, लेकिन उसने कुछ अजीब देखा। अगले 10 स्टूडेंट्स एक ही एकेडमी में पढ़ते थे। वह स्टूडेंट बनकर एकेडमी गया। स्टाफ ने उसे अंदर आने से मना कर दिया और उन्हें लगभग पता चल गया कि वह असल में स्टूडेंट नहीं है। खुशकिस्मती से जो वहां आया और उसने उसका स्वागत किया, जिससे उस पर शक नहीं हुआ। दोनों साथ में खाना खाने गए। उनके कुछ पुराने क्लासमेट्स भी उनके साथ आ गए। यह देखकर कि उनकी जिंदगी कितनी बेहतर हो गई थी, बान को उनके काम पर गर्व हुआ। बाद में अपनी रिपोर्ट लिखते समय उसने हान को गुस्से में मैदान में दौड़ते हुए देखा। भागते हुए उसे अपना अतीत याद आया। स्कूल में भी एक बार उसके साथ बुरा बर्ताव हुआ था। सिर्फ चोई ने उसकी मदद की थी। उसने उससे कहा था, बस मदद मांगो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने उससे मदद की भीख मांगी थी। उस दिन से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। इसीलिए वह इतनी गुस्से में थी। जिस आदमी ने उसे बचाया था, वह शायद वह विलेन नहीं हो सकता था जिसके बारे में वह सोच रही थी। अगले दिन उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। उसने सीधे चोई का सामना किया। चलो सच कहते हैं, तुम चाहते हो कि ह्यून को सजा मिले ताकि वह आने वाला एग्जाम न दे सके। अगर ह्यून एग्जाम मिस कर देता तो उसकी रैंकिंग गिर जाती। इसका मतलब था कि स्टूडेंट नंबर 11 सू टॉप 10 में आ जाती। दूसरे नंबर से आगे हर स्टूडेंट एक रैंक ऊपर चला जाता। और सिर्फ इत्तेफाक से वे सभी स्टूडेंट एक ही एकेडमी में पढ़ते थे। एकेडमी चिल से जुड़ी हुई थी। हान ने आगे कहा, यून, जो आपके पुराने स्कूल की स्टूडेंट थी, उसने भी मुझे बताया कि उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी और वह इसी स्कूल में पढ़ने वाली थी।